हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्माकोलॉजी सेकंड जो कि 5th सेमेस्टर में है। तो उसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो टोटल ना 15 क्वेश्चंस थे, तो उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो 12 में मतलब कि 12 में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन की वीडियो है। बाकी एक तरफ से आप पहले तो सबसे पहले उसी वीडियो को देखना कि कौन कौन से 15 क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट को देखने एक तरफ से, फिर उनका सॉल्यूशन आप देखते आना। तो हमारी जो यूनिट 4 है ना, यानी कि उसमें जो 12वां क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं, जो है डिफाइन डायबिटीज़ एंड ड्रग यूज टू ट्रीट डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, उसको कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए। एंड या बोले तो गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ इंसुलिन या सल्फोनिल यूरिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बाकी देखिए मैं आपको दिखा दूँ पूछा कहाँ से गया है। ये हमारी यूनिट 4 है। यहाँ पे आप देखोगे इंसुलिन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है एंड ग्लूकागोन है। तो यही है हमारे डायबिटीज से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है। बात करते हैं सारा सॉल्यूशन आपको मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में स्टार्टिंग से लेकर सारे क्वेश्चन अब तक वो पीडीएफ फॉर्म में फार्मेसी वाले ऐप में मिलेंगे, चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बात करते हैं देखिए वही जो क्वेश्चन है मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन डायबिटीज़, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं डायबिटीज़ क्या है। आपने सुना ना होगा कि जो हमारे पेशेंट या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ की अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है। बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। पूरा जो नेम होता है ना उसका डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। मेलाइटस जो वर्ड है ना वो बाद में जोड़ा गया है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले डायबिटीज़ ही वर्ड आया था। डायबिटीज़ का मतलब होता है, जो कि हमारे ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू मच यूरिनेशन, इनके बहुत ज़्यादा टॉयलेट आना है। आप देखिए अपने किसी दादा या फिर किसी से पूछना जिनको डायबिटीज़ है, उनको ना बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है। तो उसी की वजह से जब फर्स्ट में जब ये डिसीज़ खोजी गई थी डायबिटीज़, तो पेशेंट में यही सिम्टम था कि सबसे ज़्यादा पेशाब आता है उनको। तो उसी की वजह से इसका नेम क्या लिख दिया, डायबिटीज़। ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से उठा करके रख दिया। लेकिन बाद में देखा गया कि इसको खोजने के बाद कि ये ना प्रॉब्लम होती है ग्लूकोज की वजह से। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, यानी कि ग्लूकोज हमारे मीठा होता है। तो फिर एक और लैटिन वर्ड यानी कि मेलाइटस का यूज़ किया गया है, जो कि हमारा लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्वीट या शुगर। तो इन्हीं जो वर्ड हैं, दोनों वर्डों से मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस बना है, जिससे हमको समझ आता है कि कौन सी बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो कि ग्लूकोज बोले तो स्वीट शुगर की वजह से होती है, जिसमें यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो इसका टर्म थी, वो मैंने बताई। तो देखिए बात करते हैं जो हमारी डायबिटीज़ होती है आखिर में ये होती क्या है। देखिए स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखिए ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि बायोकेमिस्ट्री में हम एटीपी वगैरह सिंथेसाइज करते थे ना, सारा याद करो आप, रिमाइंड करो। तो यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है, हमारी बॉडी इसी से ही काम करती है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि ग्लूकोज हमारे लिए। ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचती कहाँ से है, देखिए हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं, वहाँ से हमको ग्लूकोज मिलते हैं। हम मीठी चीज़ ज़्यादातर खाते हैं, उनसे हमको ग्लूकोज मिलती है। तो ये जो ना ब्लड के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होके, ये हमारा ब्लड है, तो उसी के थ्रू हमारी ग्लूकोज हमारी सेल्स तक, यहाँ तक वो पहुँच पाती है ना। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, तो यहाँ पे हमारी यही ग्लूकोज पहुँच पाती है, किसके थ्रू, इस ब्लड के थ्रू। तो देखिए जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है ना, अगर वो बढ़ जाता है, जो उसकी एक लिमिट होती है, नॉर्मल लिमिट, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम का नाम है डायबिटीज़। यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो कंडीशन हमारी डायबिटीज़ कहलाती है। देखिए जो हमारे वही मैंने लिखा है कि इट इज़ द कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हाइयर देन नॉर्मल। नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है मैं आपको दिखाऊं कि देखिए अगर हम अडल्ट एक नॉर्मल इंसान की बात करें, तो उसके 100 ml ब्लड के अंदर 70 से 90 मिलीग्राम क्या होती है, ग्लूकोज होती है ना। अगर इससे कम हुई ना ग्लूकोज, तो उसको कहते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स होता है कम, मैंने एरो से यहाँ पे दिखा रखा है। एक अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो जो हमारी डायबिटीज़ है ना, वो हाइपरग्लाइसेमिया है, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए इनमें से कौन सी ज़्यादा खतरनाक है, एक बार को आप देखोगे ना, कंपेयर करोगे, तो ज़्यादा खतरनाक हमारी हाइपोग्लाइसेमिया है। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होगा कि हमको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, यानी कि एक साथ ही ग्लूकोज खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, हम तो एकदम काम ही नहीं करेंगे बिल्कुल, मतलब कि बॉडी ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी कुछ भी। लेकिन एक बार को फिर भी हाइपरग्लाइसेमिया में हम कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर भी
उसमें यूरिनेशन वगैरह होती है, थकान वगैरह ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इन कंपेरिजन टू हाइपोग्लाइसेमी काफ़ी ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा खतरनाक है आपका हाइपोग्लाइसेमिया, है ना। तो यहाँ पे यही है। एंड बात करते हैं देखिए ग्लूकोज जो होती है, आपने देखिए इंसुलिन के बारे में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं ध्यान है देखिए मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका काफ़ी बड़ा रोल है ब्लड के ग्लूकोज को जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। कैसे? देखिए आपने देखिए पैनक्रियाज पढ़ा होगा, पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज जो होता है वो दोनों तरह की ग्लैंड की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी, एंडोक्राइन की तरह भी। तो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है ना, तो उसमें देखिए आइसोलेट की द्वीपिकाएं, अपने हिंदी में अगर पढ़ी हो आइसोलेट की द्वीपिकाएं बोले तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो सॉरी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसको आप बोलते हैं, सॉरी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसको हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये एक गुच्छा टाइप होता है सेल्स का। तो यहाँ पे मोस्टली जो मेजर जो 3 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 सेल होती हैं। 3 सेल अलग अलग केमिकल को रिलीज करती हैं। कौन कौन से केमिकल है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर से शो करा है कि ये एक आपकी सेल है, मतलब कि ये आइसोलेट है। आइसोलेट कहने का क्या मतलब है, गुच्छा कहीं पर है एंड उसके अंदर कई टाइप्स की सेल है। अल्फा सेल जो है मैंने इस कलर से दिखाई, यानी कि ये ग्लूकागोन, ये एक हमारा हार्मोन है, उसको रिलीज करती है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ये शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा है देखिए बीटा सेल। बीटा सेल क्या करती हैं, ये इंसुलिन को रिलीज करती हैं। इंसुलिन जस्ट इसके अपोजिट होता है, ये शुगर के लेवल को कम करता है। बोले तो ग्लूकागोन और इंसुलिन अपोजिट काम करते हैं। तीसरा है देखिए यहाँ पे जो हरे में दिखा रखा है वो है गामा सेल। गामा सेल का काम अलग ही है, बिल्कुल हटके। वो सोमेटोस्टेटिन, एक हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहे, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। हम बात करेंगे अल्फा सेल जो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करती है। यही दोनों हार्मोन्स जो है ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज का जो लेवल है इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है कि कब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, कब ग्लूकोज का लेवल कम करना है। देखिए अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ है, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसुलिन के अंदर डिफॉल्ट हुआ है, इंसुलिन ही है जो शुगर के लेवल को कम कर रहा है, या बोले तो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं आपको काम बताऊं कि इंसुलिन आखिर काम क्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होकर के हमारी सेल्स तक पहुंचती हैं। सेल के वो बाहर तक यहाँ तक पहुंच जाती है, लेकिन सेल के अंदर पहुंचने के लिए ना एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी होता है ना कि कोई काम कराने के लिए हमने बीच में वो रुपये दे करके काम कराना होता है, आप बोलते हैं ना वो रिश्वत वगैरह लेकर के। तो इसी तरीके से जो इंसुलिन जो होता है वो भी रिश्वत लेकर के सेल को इसके अंदर वो सॉरी ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाता है। यानी कि अगर इंसुलिन ना हो, वहाँ पे एजेंट ना हो, तो हमारा काम नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारी ग्लूकोज बाहर आकर के पड़ी है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, इसी को हमने सेल के अंदर पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये एक हमारी नॉर्मल सेल है। यहाँ पे देखोगे ये इंसुलिन है, यानी कि एक आपका एजेंट है, ये आप है। यहाँ पे आपने काम करना है कि आपने इसके अंदर, ये कोई घर है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पार्टी वगैरह हो रही है, आपने काम करना है, कुछ भी करना है, तो उसके अंदर एंट्री मारनी है। आपकी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है जब तक आप एजेंट से नहीं मिलोगे। इंसुलिन से, जो इंसुलिन का काम क्या है कि वो अपनी जगह अपने रिसेप्टर से आके बाइंड होगा, यहाँ का जो लॉक है वो खुल जाएगा। यानी कि ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए ना इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि आपका जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है, बोले तो जो आपका एजेंट है वो वहाँ से गायब है। तो यही है, आपने समझना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए ये इंसुलिन आके बाइंड हुआ है, वो हमारी ग्लूकोज अंदर पहुँच गई है। यहाँ पे आपको अंदर नहीं बाहर ही नज़र आ रही है। तो यही मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आपको यहाँ पे समझ आया कि क्या है हमारा इंसुलिन, कि इंसुलिन एक्ट एज की, एक चाबी की तरह काम करता है, डेट ओपन सेल टू एंटर ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। जब तक वो अपनी ताले में नहीं लगेगा, जो एक चाबी है हमारे इंसुलिन अगर वो ताले में नहीं लगेगी, तो यहाँ पे ये हमारी ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आई कि डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन कम हो जाता है, आपने सुना ना होगा पेट में जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंसुलिन के ही तो लगते हैं, जिससे कि इंसुलिन जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वो ठीक हो सके। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन या तो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, या उसका जो प्रोडक्शन है वही कम हो जाता है। तो उसके बेसिस पे ही जो हमारी डायबिटीज़ है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 एंड एक है हमारी टाइप 2। देखिए आपने दोनों चीज़ समझनी है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है देखिए, पहले समझना वो है टाइप 1 वाली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी कि जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है, इसको हम शॉर्ट में IDDM बोलते हैं। और दूसरी हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम NIDDM बोलते हैं। एक बार डिफरेंस पूछे थे 2 मार्क्स में कि NIDDM और IDDM इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये भी आपने समझ लेना है। तो
ये जो टाइप 1 वाली डायबिटीज़ होती कब है वो आपने समझना है। तो ये तब होती है जब आपकी जो बीटा सेल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। बीटा सेल्स कौन सी सेल, मैं आपको ध्यान दिलाऊं, बीटा सेल ही है जो इंसुलिन को रिलीज कर रही है। क्या हो कि जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, जिस फैक्ट्री के अंदर बन रही है, उसी में ही कोई अटैक कर दे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पे सारा कुछ खत्म हो जाए, तो जो चीज़ बन रही थी वो वहाँ पे नहीं बनेगी, यानी कि इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन का काम भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जब तक इंसुलिन यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ग्लूकोज तो हमारी बाहर ही इकट्ठी होती रहेगी, उसी को बोलते हैं हम ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ये होता कब है, देखिए ये होता है ये होता है बिफोर द एज ऑफ 20, ये 20 साल से पहले की उम्र में ही ये होता है। लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको तो मतलब कि बुढ़ापे में जाके होता है, वो दूसरा डायबिटीज़ होता है, वो भी अभी आप समझेंगे। तो ये जो पहला वाला होता है ना, ये नॉन हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी बोले तो ये अपने माता पिता से ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि खुद ही डिफेक्ट पैदा होता है। ये 15 से 20% केसेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ना, 60 या बोले तो 40 की जो एज के आपके पेशेंट होते हैं, उनके अंदर देखा जाता है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं। इसमें क्या हुआ है, देखिए, इन दिस डायबिटीज़ अल्फा सेल नंबर इंक्रीज, सो ग्लूकागोन लेवल इंक्रीज। यहाँ पे जो हमारी बीटा सेल है ना, वो अपने नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन भी हमारा नॉर्मल है यहाँ पे। बस यहाँ पे जो अल्फा सेल जो कि ग्लूकागोन को रिलीज कर रहे हैं ना, उनके नंबर्स बढ़ गए, उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले सपोज करिए वो 10 ml रिलीज हो रहा था यहाँ पे, अब वो 20 ml रिलीज होने लग जाएगा। तो यानी कि जिसका काम ग्लूकागोन का क्या था, शुगर का लेवल को बढ़ाना, तो शुगर लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो उसके कंपेरिजन में इंसुलिन तो कम ही हो जाएगा ना, मतलब कि एक रेशियो निकालेंगे तो कम निकलेगा वो तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अल्फा सेल में दिक्कत हुई है, ना कि बीटा सेल में। पहले बीटा सेल के अंदर दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पे जो मेडिसिन है वो अल्फा सेल पे आके काम करेंगी। तो वही मैंने समझा रखा है कि इन दिस डायबिटीज़ अल्फा सेल नंबर इंक्रीज एंड ग्लूकागोन लेवल इंक्रीज, सो ग्लूकोज लेवल भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। ये जो है हेरिडिटी, यानी कि वही माता पिता से भी ट्रांसफर होता है, हेरिडिटी की वजह से भी होता है, और ये जो है 40 से प्लस की एज में होता है, एंड 80 से 85% केसेस इसी के होते हैं। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आई कि क्या है हमारा डायबिटीज़, क्या है उसके टाइप, और इंसुलिन वगैरह क्या है। अब देखिए बात करते हैं जो हमारे आगे क्वेश्चन में है, वो है कौन कौन से ड्रग इसको ठीक करने में यूज़ होती हैं। बोले तो एंटी डायबिटिक ड्रग कौन कौन सी हैं, या बोले तो सल्फोनिल यूराज की फार्माकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे देखोगे तो एंटी डायबिटिक जो हमारे ड्रग है ना, वो 2 टाइप्स की हैं। एक तो ये है, देखिए सिंपली यहाँ पे फर्स्ट टाइप देखोगे, टाइप 1, कि यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो गई है, क्योंकि बीटा सेल यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, नहीं बन रही वो, तो इंसुलिन को हम डायरेक्टली पेट में डाल के, यानी कि इंजेक्शन लगा के ठीक कर सकते हैं। तो एक तो हमारी ड्रग वही इंसुलिन काम करेंगी। दूसरी हमारी ओरल ड्रग, ओरल बोले तो इनको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यही तो है ओरल, इनको हम ओरली ले सकते हैं। हाइपो मीन्स कम करने वाले, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम करने वाले एजेंट, जो कि हम ओरली लेते हैं। तो ओरल ड्रग जो होती है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करती हैं। देखिए वहाँ पे हम इंसुलिन तो हम दे ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इसमें तो हमने अल्फा सेल को ठीक करना है, जो कि उनकी संख्या बढ़ी हुई है, अल्फा सेल। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के ड्रग होते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग, एक है हमारे इंसुलिन, एक है हमारे ओरल ड्रग। इंसुलिन भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फास्ट एक्टिंग, जो कि काफ़ी जल्दी वो असर करते हैं, लेकिन उनका असर थोड़े टाइम के लिए होता है। एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक है काफ़ी देर तक असर होगा, लेकिन थोड़ा देर में उनका असर स्टार्ट होगा। 3 टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं ओरल जो ड्रग है ना, वो 6 टाइप्स की होती हैं। पूरा क्लासिफिकेशन आप देखोगे, बाकी यही जो सारा कुछ है ना, देखिए वाइगुआनाइड्स एक टाइप है, दूसरा सल्फोनिल यूरिया एक टाइप है, मैग्नेटिनाइड एक टाइप है, और थायाजोलिडाइन डिओन्स एक टाइप है, DPP-4 इनहिबिटर एक टाइप है, और एक है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये एक टाइप है। तो यहाँ पे ना देखिए, आप लास्ट यहाँ पे यूनिट देखोगे ना, ये हमारी मेडिकैम की यूनिट है। यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट है, तो यहाँ पे सारा कुछ वही है। देखिए इंसुलिन और उसके प्रिपरेशन, यानी कि वही तीनों हमने यहाँ पे देखने होंगे। एंड यहाँ पे देखो ना, देखिए सल्फोनिल यूरिया, बाइगुआनाइड्स, थायाजोलिडाइन डिओन्स, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, यही तो बाइगुआनाइड्स, सल्फोनिल यूरिया, थायाजोलिडाइन डिओन्स एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, वही पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। यही हमारी ओरल जो ड्रग हैं सारी, हमारी मेडिकल में भी लास्ट यूनिट में है। तो यहाँ भी थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट इनका भी क्लियर होगा। बात करते हैं देखिए फार्माकोलॉजी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, हमारे क्वेश्चन में जो फार्माकोलॉजी पूछी ना, वो सल्फोनिल यूरिया की पूछी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है सल्फोनिल यूरिया, सबसे ज़्यादातर यूज़ यही मेडिसिन की जाती है। तो सल्फोनिल यूरिया यहाँ पे
इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है कि ये पूछी जाती है। तो यहाँ पे इनकी फार्माकोलॉजी यानी कि कैसे काम करती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, क्या इनके यूज़ है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो आपने बताने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपने ऐसे ही लिखनी होगी कि सल्फोनिल यूरिया जो होते हैं हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, जो कि हमारी डायबिटीज़ टाइप 2 को ठीक करते हैं, टाइप 1 को नहीं, टाइप 2 को ठीक करते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने इसी वजह से उनके टाइप पहले बता दिए हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए कौन कौन से ड्रग है। देखिए टोलब्यूटामाइड है और क्लोरप्रोपेमाइड है एंड ग्लिपिप्राइड है, ग्लिपिजाइड है। यही से हम अपने मेडिकेम में स्ट्रक्चर के साथ समझती होंगी, है ना। टोलब्यूटामाइड तो मैंने इस वजह से यहाँ पे निशान लगा रखा है कि उसकी सिंथेसिस है मेडिकेम के अंदर, वो हम मेडिकेम के अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। तो बात करते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन, इनके काम कैसे करेंगे। तो ये जो है ना, देखिए सल्फोनिल यूरिया डायरेक्टली स्टिमुलेट बीटा सेल टू रिलीज मोर इंसुलिन। यहाँ पे समझना कि दो सेल है हमारी, अल्फा सेल जो कि ग्लूकागोन को बढ़ा रही है, जो तो ऑलरेडी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है टाइप 2 डायबिटीज़ में। लेकिन बीटा सेल जो है नॉर्मल ही काम करे। क्या हो कि हम उसको जाके स्टिमुलेट कर दें, उसको बोलें कि भाई तू और ज़्यादा काम कर, तू भी उतना ही रिलीज़ कर जितना कि ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा है, नॉर्मल हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, है ना। तो सिंपली वही हमने करना है कि बीटा सेल को स्टिमुलेट करना है। वही ड्रग यानी कि सल्फोनिल यूरिया इसको स्टिमुलेट करने का ही काम करेगी। यहाँ पे देखिए मैं स्टिमुलेट जो करेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इंसुलिन जो रिलीज़ होता है, इंसुलिन, तो इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कैल्शियम आयन जहाँ पे सेल के अंदर नहीं पहुँचेंगे तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा। देखिए अगर हम कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, सेल के अंदर पहुँचा दें, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगा, यानी कि वो स्टिमुलेट हो जाएगी हमारी सेल। तो सिंपली देखिए वही मैंने दिखा रखा है कि ये हमारी बीटा सेल है, यही सेल जो कि यहाँ पे इंसुलिन को रिलीज़ करे, वही बीटा सेल। तो उसके अंदर देखिए होता क्या है, दो चैनल्स होते हैं। चैनल अभी आप समझना कि एक होता है देखिए पोटेशियम चैनल, एक होता है कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी ड्रग है ना सल्फोनिल यूरिया जो हम देंगे, तो वो ना यहाँ पे पोटेशियम जो चैनल है ना उसको जाके ब्लॉक करेगी। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है यानी कि इसको ब्लॉक करेगी। तो होगा क्या कि जो पोटेशियम जो आयन है वो सेल के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डीपोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारी बीटा सेल है जो कि पैनक्रियाज के अंदर है, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम चैनल है इस सेल के अंदर, इसकी सेल मेम्ब्रेन में, तो उसको जाके हमारे सल्फोनिल यूरिया ब्लॉक करेगी, जिससे डीपोलराइजेशन होगा। उससे अब होगा क्या कि जो हमारा दूसरा चैनल है ना कैल्शियम आयन चैनल, वो जो है एक्टिव हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन होगा, एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम आयन हमारी बॉडी में बोले तो सेल के अंदर वो एंटर करेंगे। जब सेल के अंदर कैल्शियम आयन की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको कि कैल्शियम आयन जरूरी है इंसुलिन के सीक्रेशन या बोले तो रिलीज के लिए। जितने ज़्यादा कैल्शियम आयन उतना ही ज़्यादा इंसुलिन का रिलीज। तो कैल्शियम आयन यहाँ पे इन्फ्लक्स बढ़ ही जाएगा, तो यहाँ पे जो इंसुलिन है वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टेप हुई यहाँ पे, एक है हमारा ये कि पोटेशियम चैनल पहले ब्लॉक होगा, फिर कैल्शियम चैनल यहाँ पे खुलेगा। तीसरा क्या है, यहाँ पे रिलीज होगा हमारा इंसुलिन, किसकी वजह से, कैल्शियम आयन के अमाउंट की वजह से। वही देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख रखा है, समझते रहना। कि पहला पॉइंट है कि सल्फोनिल यूरिया बाइंड टू एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ऑफ बीटा सेल मेम्ब्रेन। तो बीटा सेल की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे है पोटेशियम चैनल, सबसे पहले ड्रग हमारी यहाँ बाइंड होती है, वही सिंपली लिखा है मैंने। दूसरा लिखा है कॉज डीपोलराइजेशन एंड ओपन कैल्शियम चैनल, यहाँ पे डीपोलराइजेशन कॉज करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। तीसरा पॉइंट समझना, सो कैल्शियम आयन इंक्रीज इनसाइड द सेल, उसके बाद में कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर बढ़ जाते हैं। चौथा है कैल्शियम स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज, उसके बाद में जो कैल्शियम होता है वही जो है स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को। समझ आ गई, यही है हमारी सारी फार्माकोलॉजी चारों ड्रग की, टोलब्यूटामाइड की, क्लोरप्रोपेमाइड की, ग्लिमिप्राइड की, ग्लिपिजाइड की। तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, यानी कि इनकी एब्जॉर्प्शन या बोले तो उनका सीक्रेशन एक्सक्रेशन वगैरह कैसे होता है। तो सबसे पहले कि इनको आप ओरली लेते हैं, जैसे कि नेम में आ रहा था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंड 90 से 98% जो है ये प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन से मेटाबोलाइज होते हैं लिवर के द्वारा, एक्सक्रेट किए जाते हैं यूरिन के द्वारा। तो ये तो सारी नॉर्मल बातें होती हैं। बात करते हैं यूज़ की, तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होंगे। बात करते हैं जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, बोले तो साइड इफेक्ट जो होते हैं, तो हर एक पेशेंट के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट में देखे जाते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्रग है सल्फोनिल यूरिया, वो कर क्या रही है, वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही है। अगर क्या हो कि हम कुछ ज़्यादा ही ड्रग लेने लग जाएं या ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको हम लेंगे, तो वहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम भी हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया, कि भाई शुगर का लेवल कम भी हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है।
दूसरा है देखिए वो है यहाँ पे एडेमा या बोले तो फ्लूइड रिटेंशन। स्टार्टिंग से देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ जो वर्ड है वो आया ही इसलिए था कि यहाँ पे यूरिनेशन कुछ ज़्यादा ही होता था। अगर हम एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं तो वहाँ पे यूरिनेशन कम हो जाएगा, बोले तो फ्लूइड का रिटेंशन वहाँ पे हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, या बोले तो एडेमा वहाँ पे हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट हैं, स्किन पे रेसिस देखे जा सकते हैं। आपको जो पेट है ना उसमें स्टोमक में एयर वगैरह भरी हो सकती है, यानी कि पेट फूला फूला हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट हुए। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा क्वेश्चन था आप देखोगे वही कि डायबिटीज़ क्या है हमारी और उसको कौन कौन से ड्रग ठीक करती हैं, ड्रग यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। फार्माकोलॉजी क्या है, सल्फोनिल यूरियाज की, वो इंपॉर्टेंट है, और इंसुलिन के बारे में हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने कवर करा है ये 2 ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके अंदर, यूनिट 4 के अंदर। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे 3 और बचे हुए हैं क्योंकि हमारे लास्ट यूनिट से हैं। तो मिलते हैं उन्हीं में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।